हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं +2 बिजनेस स्टडी का 4th चैप्टर का थर्ड लेक्चर। हमारे चैप्टर का नाम है प्लानिंग एंड टाइप्स ऑफ प्लान। तो देखो हमने जो किया है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने मीनिंग, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस फर्स्ट लेक्चर के अंदर कर लिया हमारा। सेकंड के अंदर हमने किया था इसके लिमिटेशन और प्रोसेस, और आज हम करेंगे थर्ड लेक्चर के अंदर इसके टाइप्स करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि प्लानिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ प्लान। तो देखो, प्लानिंग के बारे में उन्होंने कहा कि प्लानिंग जो है एक प्रोसेस है और प्लान क्या है, उसका रिजल्ट है। तो योजना जो है विशेष परिणामों को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं को पूरा करने का एक कमिटमेंट ही होता है। और इस दृष्टिकोण से योजना कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि प्रत्येक संस्था का एक कोई गोल होता है जिसको आप मिशन भी कह सकते हो। एक व्यवसायिक संस्था को तभी हम अर्थपूर्ण मानेंगे जब उसका कोई गोल होगा, कोई लक्ष्य होगा। और लक्ष्य एक स्थायी योजना होती है जिससे संस्था की स्थापना के औचित्य का हमें पता चलता है कि ये संस्था जो है किस एम से स्थापित की गई है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक शिक्षण संस्थान है, केवल उसका मिशन क्या है, केवल लड़कियों को एजुकेट करना। एक हॉस्पिटल है, उसका क्या गोल हो सकता है, केवल दिल के मरीजों का, हार्ट पेशेंट का इलाज करना। तो ये ऐसे ऐसे होते हैं, ये गोल होते हैं। अब देखो, ये जो गोल है इनको अचीव करने के लिए बहुत सारी नीतियाँ या बहुत सारी हमें एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो इसके लिए योजनाएं तैयार की जाती है। सबसे पहले संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। फिर इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता का डट कर मुकाबला करते हुए उद्देश्यों को वास्तविकता में बदलने के लिए हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। प्रबंधकों द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों में एक रूपता लाने के लिए पॉलिसीज बनानी पड़ती है। नीतियां निर्धारित करने के बाद क्रियाओं को कोई जो एक्टिविटी है उनकी सीक्वेंस डिसाइड करने के लिए प्रोसीजर बनाने पड़ते हैं। इसी प्रकार पद्धतियाँ, मेथड्स, रूल्स, बजट, प्रोग्राम, बहुत सारी हमें ये योजनाएं बनानी पड़ती है। और इनका एक हार्चिक हम कर्म भी देखेंगे एक डायग्राम के द्वारा। तो देखो, ये डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर सबसे पहले इसको सीक्वेंस में ही लेना है। ये नहीं है कि पहला इसको रख दिया फिर बजट बना दिया। कोशिश ये होनी चाहिए कि आप इसको सीक्वेंस में ही रखो। पहला है ऑब्जेक्टिव, सेकंड स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट, और लास्ट हमारा आता है प्रोग्राम। तो अब हम इसको इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। इसका एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, टाइप्स ऑफ प्लान के साथ साथ हायरार्की ऑफ प्लान, इस नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है कि योजनाओं का प्राथमिकता क्रम। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है तो आप इसमें हेर फेर नहीं कर सकते। अगर टाइप्स आ जाते हैं तो उसमें आप लिख सकते हो, बजट को लिख दे, जो आपकी याद आए वैसे वैसे लिख सकते हो। पर अगर ये आ गया, प्राथमिकता क्रम आ गया, तो आप चेंज नहीं कर सकते। जो सीक्वेंस दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। सबसे पहला हमारा था ऑब्जेक्टिव। ये वे लास्ट पॉइंट होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए ही सारी क्रियाएं की जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके कुछ, जैसे संदेह संवहन कम्युनिकेशन जो सिस्टम है उसमें सुधार के लिए लगातार क्या करना है, मीटिंग्स करनी, पत्राचार करना, साबुनों की बिक्री 20,000 करोड़ के पार ले जाना, प्रत्येक वर्ष 100 लोगों को रोजगार देना, गुणवत्ता के कारण माल की जो रिटर्न ऑफ गुड्स है उसको पहले ज़्यादा होता होगा, अब उसको कम करके 3% पर लाना। तो इस तरह से कई ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव के फीचर्स क्या होते हैं ये ध्यान रखना, क्लियर होने चाहिए, रिजल्ट से बिल्कुल रिलेटेड होने चाहिए, और उन्हें प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं करनी है वो स्पष्ट होनी चाहिए। एक इनको मेज़र किया जा सकना चाहिए, यानी कि ऐसे मेजरेबल होने चाहिए। इन्हें प्राप्त करते समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए, यानी कि कोई तो लिमिट तो होनी चाहिए। प्राप्त करने योग्य होने चाहिए, ये नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज है ही नहीं और हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए इतने बड़े बड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड आता है मोर्चाबंदी। मोर्चाबंदी का नाम तो आप सुनते होंगे, जैसे कि आर्मी जो होती है सामने वाले जो दुश्मन होता है उसको देखकर बंकर वगैरह बनाती है और मोर्चाबंदी करती है। तो सेम उसी तरह हम बिजनेस में भी मोर्चाबंदी करते हैं।
मोर्चाबंदी वे योजनाएं हैं जो प्रतियोगियों की चाल को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है, जिसका उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग संभव बनाता है। जैसे आर्मी में होता है ना, सामने वाले की चाल को देखकर अपनी जो एक्टिविटी है उसको, अपनी मूवमेंट को, उसको एडजस्ट करना है। सेम उसी तरह से बिजनेस में भी हम सामने वाले यानी कि कॉम्पिटिटर की चाल को देखकर अपने जितने भी रिसोर्सेज है उनका मैक्सिमम उपयोग करते हुए अपनी मूवमेंट करनी है। एग्जाम्पल हम लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई प्रतियोगी संस्था अपने माल की बिक्री बढ़ाने के लिए वस्तुओं के मूल्य में कमी करने जा रही है, या विज्ञापन नया तरीके से देने जा रही है, या उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए कोई उपहार की स्कीम निकाल रही है, तो इन सब बातों को हमें लगातार ध्यान में रखते रहना चाहिए और तभी हम मोर्चाबंदी कर सकते हैं। और ध्यान में रखकर ही हमें मोर्चाबंदी करनी चाहिए, बिना देखे करनी भी नहीं चाहिए। ये दो टाइप की होती है, एक तो होती है एक्सटर्नल और एक होती है इंटरनल। जब प्रतियोगियों की योजनाओं को ध्यान में रखकर अपनी योजना बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं बाहरी मोर्चाबंदी। और अगर किसी परिवर्तन से संस्था के अंदर ही कोई समस्या उत्पन्न होने वाली है तो उसका सामना करने के लिए पहले से ही तैयारी करना, वो होती है आंतरिक मोर्चाबंदी। आंतरिक का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कार्यालय में आपके कंप्यूटर लगाने हैं, लेकिन आपका जो स्टाफ है उसको कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता, तो इससे क्या समस्या आएगी? कई व्यक्तियों की छंटनी हो सकती है। तो इस व्यवस्था को लागू करने पर कर्मचारी विरोध का सामना कर सकते हैं, तो इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। या कोई ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो ट्रेन हो जाए, विरोध ना करे। तो इस तरह की आपको मोर्चाबंदी करनी चाहिए ताकि नई व्यवस्था भी लागू हो जाए और कर्मचारी भी नाराज ना हो। नेक्स्ट आता है पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है? ये ऐसे जनरल से गाइडलाइंस होती है जो कर्मचारियों को मार्गदर्शन करती है काम करते हुए। इनका उद्देश्य एक ऐसी सीमा निर्धारित करना है जिनके अंदर रहते हुए कोई काम किया जा सकता है या कोई आप निर्णय ले सकते हो। उद्देश्य तो ये निश्चित करते हैं कि हमें क्या प्राप्त करना है, व्हाट इज टू बी अचीव्ड, और नीतियाँ बताती है कि कैसे। कैसे वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब है कि उसको किस तरीके से, किस मेथड से, किस तरीके से करना है। हम कुछ नीतियों के संबंध में सुनते हैं तो इसका कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आती है सेवी वर्गीय नीति। इस नीति में ये निश्चित किया गया है कि कोई कर्मचारी की तरक्की का जो आधार है उसकी आयु होगी। एक बार अगर निश्चित कर देने के बाद किसी भी विभागीय प्रबंधक को कर्मचारी की तरक्की के बारे में उच्च प्रबंधक से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो एज कंप्लीट होगा उसको प्रमोट कर दिया जाएगा। इसी तरह विक्रय नीति, मूल्य निर्धारण की नीति, व्यापारिक छूट की नीति, नगद छूट की नीति, किसी भी तरह की आप नीति अपना सकती हो। इसके बाद आता है उद्देश्य और नीति में अंतर क्या है। सबसे पहला है मीनिंग। उद्देश्य वे अंतिम बिंदु है जिन्हें प्राप्त किया जाना है, और नीतियाँ उद्देश्य प्राप्त करने का एक साधन है, नीड। बिना उद्देश्य के किसी भी संस्था की स्थापना नहीं हो सकती और इनका निर्धारण करना इतना ज़रूरी नहीं है। ये बनाई भी जा सकती है और नहीं, पर मोस्टली अगर आपको अचीव करना है तो बनानी चाहिए ही होती है। बिना अगर नीति बनाए आपका उद्देश्य अचीव होता है तो बहुत अच्छी बात है, बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन, ये जो होते हैं उच्च प्रबंधकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और ये सभी प्रबंधकों द्वारा निर्धारित की जाती है। स्कोप क्या होता है? उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बहुत सारी योजनाएं, जैसे नीतियाँ, कार्यविधियाँ, नियम, कार्यक्रम, बहुत सारी हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। और ये केवल नीतियाँ क्या है, ये मार्गदर्शक करती है, ये काम जो क्षेत्र होता है उसको संकुचित कर देती है, यानी कि ये केवल मार्गदर्शक करती है। प्रोसीजर क्या होती है? कार्यविधियाँ वे योजनाएं जो किसी काम को पूरा करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं का एक सीक्वेंस डिसाइड करती है। सीक्वेंस यानी कि किस सीक्वेंस में कोई काम जो है पूरा किया जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। देनदारों से रुपया वसूल करने का कोई कई तरीके हो सकते हैं, तो इन्होंने उसका तरीका बताया है कि इस तरीके से आप एक सीक्वेंस डिसाइड कर सकते हो कि पहले देनदारों को पत्र लिखो, फिर टेलीफोन करो, फिर व्यक्तिगत रूप से मिलो, अगर फिर भी आपके वो पैसे नहीं देता है तो उस पर वैधानिक कार्रवाई करो। इस प्रकार सभी देनदारों से रुपया एकत्रित करने के लिए ये एक कार्यविधि, एक प्रोसीजर हो सकती है। अब नीतियों और कार्यविधियों में भी अंतर होता है।
देनदारों से रुपया वसूल करने के संबंध में संस्था की दो नीति हो सकती है। कार्यविधि तो प्रोसीजर से सेट कर दिया, नीति दो तरीके की हो सकती है, एक तो सख्ती से वसूली करना और एक नर्म। सख्ती से वसूली में तो उसको एक बार टोकना है, अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो सीधी क्या करना है, वैधानिक कार्रवाई, यानी कि लास्ट पॉइंट पे पहले ही पहुंच जाना है। और नरम नीति में क्या होगा, ये सारी की सारी जो है स्टेप पूरे करने होंगे। इसके बाद आता है नीतियों और कार्यविधियों में अंतर। सबसे पहला है लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन। नीतियां उच्च प्रबंधक बनाते हैं और अरे क्या हो गया, नीतियां तो उच्च प्रबंधक उनके द्वारा बनाई जाती हैं और जो प्रोसीजर होते हैं वो निम्न स्तर के प्रबंधकों द्वारा निर्धारित की जाती है। सेकंड पॉइंट आता है इसका स्टेज। नीतियों की विभिन्न अवस्थाएं नहीं होती, इनके माध्यम से उच्च प्रबंधक अपनी इच्छाएं ही लागू करवाते हैं। और कार्यविधियों की कई अवस्थाएं होती है, एक क्रम होता है इनका, जैसे हमने कहा था ना, देनदारों से रुपया वसूल करने का क्रम, पहले उनको पत्र लिखो, फिर उनसे टेलीफोन करो, फिर व्यक्तिगत रूप से मिलो, फिर जाकर उन पर लास्ट वैधानिक कार्रवाई करो, तो एक क्रम होता है इसमें। ऑब्जेक्टिव। नीतियों में इस बात की व्याख्या की जाती है कि संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या कार्य करना है, और इसमें क्या होता है, नीतियों में निर्धारित कार्य को पूरा करने का तरीका जैसे तरीका ये हो सकता है कि ये भी कि आप देनदारों से रुपया सख्ती से वसूल कर सकते हो और नरम रवैया अपनाकर भी वसूल कर सकते हो। फ्रीडम इन डिसीजन। इसमें क्या होता है, निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता होती है, पर इसमें जो है कार्यविधियों में क्रियाओं का एक क्रम होता है और एक विशेष काम को पूरा करने के लिए जो क्रम होता है, एक सीक्वेंस होती है, उसका पालन करना जरूरी होता है, यानी कि इसमें फ्रीडम नहीं होती। इसके बाद आता है फिफ्थ मेथड क्या होते हैं। मेथड वो योजना है जो ये निश्चित करती है कि कार्यविधि में बताई गई विभिन्न क्रियाओं में से प्रत्येक क्रिया को कैसे पूरा किया जाएगा। बहुत सारी क्रियाएं पढ़ी थी ना हमने, पत्र लिखना, व्यक्तिगत रूप से मिलना, ये क्रियाएं थी, उन क्रियाओं को किस मेथड से पूरा करना है ये बताती है मेथड। पद्धति का मेथड का संबंध सभी क्रियाओं से न होकर किसी एक क्रिया से होता है और यह कार्यविधि की तुलना में ज़्यादा विस्तृत होती है। एक कार्य को पूरा करने की कई पद्धतियां हो सकती है। अगर हम डीप स्टडी करते हैं तो इसके बाद ऐसी पद्धति का चयन किया जाता है जिससे काम करने वाले व्यक्ति को थकावट कम हो, प्रोडक्शन में वृद्धि हो और कॉस्ट कम आए, और ऐसी विधि को ही चुनकर डेली यूज में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इसे ही स्टैंडर्ड मेथड कहा जाता है। इसके बाद आता है रूल। नियम हमें ये बताते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है। नियम के होते हुए भी किसी तरीके का निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि नियम में जो बात बताई गई है बिना सोचे समझे उसका पालन करना ही होता है। जैसे नियम बना रखा है कि कारखाने में धूम्रपान वर्जित है, तो ये नियम है, सभी पर लागू होता है, इसका पालन भी सभी को करना जरूरी है, और जो नियम का पालन का उल्लंघन करता है उसके लिए दंड की व्यवस्था भी होती है। इसके बाद आता है नियम और हमारे प्रोसीजर है, उसमें डिफरेंस क्या है। नियम डिसीजन। नियम एक पहले से लिया गया निर्णय है जो विशेष परिस्थितियों में लागू करना ही पड़ता है, और कार्यविधि काम करने का तरीका है, ये निर्णय नहीं है। स्कोप। नियम की कोई कार्यविधि नहीं होती और कार्यविधि का एक बड़ा क्षेत्र होता है क्योंकि इसके करने के लिए अलग नियम होते हैं। पेनल्टी। इसकी अवहेलना करने पर दंड मिलता है, इसमें दंड तो नहीं मिलता, दंड की व्यवस्था नहीं होती, लेकिन हाँ उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी। बिल्कुल नहीं होती फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन रूल एंड पॉलिसी। रूल, ये नियम जो है आदर्श श्रेणी में आते हैं, आदेश की श्रेणी में आते हैं, ऑर्डर की श्रेणी में, कैटेगरी में आते हैं, और जो पॉलिसी होती है वो डिसीजन लेने के लिए एक सीमा लिमिटेशन ही डिटरमाइन करती है। फ्रीडम।
नियम को कठोरता से लागू किया जाता है, इसमें कोई फ्रीडम नहीं होती। और इसमें क्या होता है, सीमाओं के अंदर रहते हुए निर्णय लेने की छूट होती है, यानी कि कुछ लिमिट होती है, उसमें रहकर आप डिसीजन ले सकते हो, उस लिमिट के अंदर अंदर आपको पूरी परमिशन या पूरी फ्रीडम होती है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, रिजिड होते हैं और ये फ्लेक्सिबल होते हैं। स्टेटमेंट स्पेसिफिक होते हैं और जर्नल होते हैं। इसके बाद आता है बजट। बजट इच्छित परिणामों के क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ही होती है। बजट वह योजना है जो विभिन्न विभागों के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अनुमानित धन, सामग्री, समय और अन्य साधनों का ब्यौरा देते हैं, यानी कि डिटेल देते हैं। जैसे कार्य विभाग के बजट में इस बारे में एस्टिमेटेड डाटा लिखे होते हैं कि किस किस तरह का माल कितनी कितनी मात्रा में और कब कब खरीदा जाएगा और उसकी कितनी लागत आएगी। अगर इन सब चीज़ों को हम क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन के द्वारा शो कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, परचेज डिपार्टमेंट का बजट बन जाता है। इसका एक देखो प्रारूप देखते हैं हम। जो बजट होता है ना वो दोनों तरीके का काम करता है, प्लानिंग का और कंट्रोलिंग का। जब हम बजट तैयार कर रहे होते हैं तो इसका रिलेशन प्लानिंग से होता है, और जब परिणामों में विचलन यानी कि अंतर को देख रहे होते हैं तो उस टाइम ये एक उपकरण के रूप में प्रयोग होता है और इसका संबंध उस टाइम एक नियंत्रण से होता है। तो एक बजट का आपको प्रारूप दिखाते हैं, जैसे कि 31 दिसंबर 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सेल्स बजट दिखा रखा है। एक कंपनी का है, इसको देखो, 2 प्रोडक्ट है, एक्स वाई, एरिया है इनके 4 एरिया है, ये इनकी यूनिट दे रखी है सेल की, ये सेलिंग प्राइस दे रखा है, ये इनकी वैल्यू दे रखी है, यानी कि यहाँ नीचे दे रखी है 2 करोड़ कुछ रुपये। तो ये आप देखकर ये बता सकते हो कि इनको टारगेट कितना मिला होगा या इन्होंने बजट में टारगेट कितना रखा है कि हम इतनी इतनी सेल करेंगे। इसके बाद आता है प्रोग्राम। कार्यक्रम या प्रोग्राम का अर्थ है किसी विशेष जॉब को पूरा करने के लिए बनाई गई एक एकल उपभोग विस्तृत योजना, यानी कि ऐसी योजना जो एक बार बनाई है, एक काम को कंप्लीट होते ही वो योजना भी समाप्त हो जाती है उस काम के साथ साथ, जो ये निश्चित करती है कि क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कौन करेगा और कब करेगा। कार्यक्रम प्रबंधकों को विभिन्न जरूरतों के बारे में पहले से ही सचेत कर देते हैं ताकि भविष्य में कोई समस्या ही ना हो। कार्यक्रम कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन का कार्यक्रम हो सकता है, ट्रेनिंग का कार्यक्रम हो सकता है, सेल प्रमोशन का कार्यक्रम होता है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। मान लेते हैं आपने प्रोग्राम बनाया, अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी है, तो उस ट्रेनिंग के लिए आपने प्लानिंग बना ली कि कितने बंदों को ट्रेनिंग देनी है, किस किस चीज़ के बारे में, जैसे प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग देनी है या फिर कोई टेक्निक के बारे में ट्रेनिंग देनी है। इस तरह से उनको ट्रेनिंग के या किसके द्वारा ट्रेनिंग देनी है, कहाँ पर ट्रेनिंग देनी है, तो ये एक प्लानिंग बना ली। तो जैसे ही आप ट्रेंड कर चुके होगे या जो ट्रेनिंग दे दोगे आप अपने एम्प्लॉय को, तो वो आपका प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होते ही ये क्या होगी, ये प्लानिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसको इसीलिए सिंगल यूज प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सिंगल यूज प्रोग्राम कौन सा है, तो हम सीधा सा कहेंगे प्रोग्राम। सिंगल यूज्ड कौन सी प्लानिंग है या कौन सा प्लान का नाम है, तो हम उसके बारे में बता देंगे, प्रोग्राम के बारे में। तो इस तरह से स्टूडेंट ये हमारा लास्ट है आज। अगर आपको अच्छे ढंग से समझ आ गया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे ये लगता है फीडबैक सी मिल जाती है कि